हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी से 30 क्वेश्चंस और टॉपिक होगा लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड यानी कि अक्षांश और देशांतर। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सूर्य से निकटता को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की सूर्य से निकटता को क्या कहते हैं? ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? तो आंसर होना चाहिए पृथ्वी की सूर्य से निकटता को कहते हैं उपसौर। ठीक है, उपसौर यानी कि उपसौर किसे कहते हैं? उपसौर हम लोग कहेंगे जब पृथ्वी सूर्य के सबसे ज्यादा निकट हो, तब उस स्थिति को हम लोग उपसौर के नाम से जानेंगे। ठीक है, चलिए। अगला क्वेश्चन है, जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। ठीक है, अपसौर कहते हैं। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी दूरी जिस दिन होती है उसको हम लोग अपसौर के नाम से जानेंगे। ठीक है, चलिए। अगला क्वेश्चन है, वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित भाग को बांटती है। तो वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित भाग को बांटती है क्या कहलाती है? आंसर होना चाहिए प्रकाश चक्र। ठीक है, प्रकाश चक्र कहलाती है। ठीक है, चलिए। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमती है, इसे क्या कहते हैं? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते रहती है, जिसके कारण हमें सूर्योदय पूर्व से होता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, और सूर्यास्त पश्चिम में होता हुआ प्रतीत होता है। तो पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमती है, इसे क्या कहते हैं? इसे घूर्णन गति और दैनिक गति, ये दोनों ही कहते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए व सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, और इसके कारण क्या होता है? पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमती है, जिसके कारण क्या होता है? दिन और रात होता है। ठीक है, इसलिए इसको दैनिक गति भी कहते हैं। ठीक है, चलिए। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर डैश मार्ग से गति करती है। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस मार्ग से गति करती है? आपका आंसर होना चाहिए वृत्ताकार नहीं होगा। ठीक है, वृत्ताकार नहीं होगा, इस पर राउंड शेप नहीं होता है, पूरा वृत्ताकार शेप नहीं होता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जिस मार्ग से गति करती है वो होता है दीर्घ वृत्ताकार। ठीक है, दीर्घ वृत्ताकार मार्ग से गति करती है। ठीक है, चलिए। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर घूमती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं परिक्रमण। ठीक है, तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, उसे कहते हैं परिक्रमण। और पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने से क्या होता है ना? वर्ष होता है। ठीक है, पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाता है तो उसमें क्या होता है? एक वर्ष कंप्लीट होता है, और इसीलिए इसी को ही वार्षिक गति भी कहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने को क्या कहते हैं? वार्षिक गति और परिक्रमण, ये दोनों ही कहते हैं। ठीक है, दो और तीन दोनों हो जाएगा। ठीक है, और पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर घूमने में, या फिर कह सकते हैं पृथ्वी के परिक्रमण में, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण में कितना समय लगता है? तो वो होता है आपका 365 दिन 6 घंटे समथिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? ये जो 6 घंटे बचता है, 6 घंटे जो बचता है, 365 दिन को हम लोग एक साल मान के चलते हैं, और 6 6 घंटे जो बच गया 4 साल में, ये 6 घंटे क्या हो जाते हैं? जुड़कर 24 घंटे, यानी कि एक दिन एक्स्ट्रा बना लेते हैं। ठीक है, और ये हो जाता है लीप दिन, लीप ईयर, वो 4 साल में एक बार पड़ता है उसी के माध्यम से। ठीक है, चलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपसौरिक और अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से होकर गुजरती है, इसे क्या कहते हैं? तो उपसौरिक और अपसौरिक, उपसौरिक मतलब क्या हो जाएगा? सूर्य से सर्वाधिक निकट। अपसौरिक मतलब क्या हो जाएगा? सूर्य के सर्वाधिक दूर। और ये दोनों को मिलाने वाली रेखा क्या होती है? सूर्य के केंद्र से होकर जाती है, और ये काल्पनिक रेखा, इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे एप्साइड रेखा। ठीक है, इसे कहेंगे एप्साइड रेखा। ठीक है, चलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है क्या कहलाती है? अगर मान लिया जाए ये पृथ्वी है, ठीक है, तो इसको दो बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहलाती है? इसको हम लोग 0 डिग्री अक्षांश रेखा कह सकते हैं। ठीक है, विषुवत रेखा कह सकते हैं, भूमध्य रेखा कह सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? इनमें सभी हो जाएगा।
ठीक है। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, कौन सी रेखा है? वो विषुवत रेखा है, वही भूमध्य रेखा है और वही 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? तो अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? देखिए, ये हो जाएगा 0 डिग्री अक्षांश रेखा। जैसे हम लोग ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे, ये उत्तर की तरफ देखिए, ये क्या हो जाएगा? 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। इसको हम लोग बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध, ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? उत्तरी गोलार्ध में 90 रेखाएं हैं। ठीक है, यहाँ पर 0 से लेके ये 90 हो गया, 90, ये 90 डिग्री यहाँ पर पड़ेगा आपका। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में 90 रेखाएं हैं और दक्षिणी गोलार्ध में कितनी रेखाएं हैं? दक्षिणी गोलार्ध में ऐसे आपका 90 रेखाएं हैं। ठीक है, तो अक्षांश रेखा कितनी है? उत्तरी गोलार्ध में 90 रेखाएं और दक्षिणी गोलार्ध में 90 रेखाएं। और ये एक 0 डिग्री वाली रेखा कितना हो जाएगी? 90 90 180 और ये एक यानी कि 181 रेखा हो जाएगी। ठीक है, तो अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 181 है। ठीक है, बहुत सारे विद्वान क्या करते हैं, ये जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये दोनों ध्रुवों में जो अक्षांश रेखाएं हैं उनको रेखा नहीं मानते हैं, उनको सामान्यतः वो बिंदु मानकर चलते हैं और कहते हैं कि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179 है। लेकिन आपका जो आंसर बनता है, आपका जो एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें आंसर जो बनता है वो अधिकतर आपका 181 बनता है। ठीक है, 181 बनता है, इसलिए आप क्या कीजिएगा? 181 टिक करके ही आइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, दो अक्षांश रेखाओं की बीच दूरी 111 किलोमीटर होती है और इसे क्या कहते हैं? तो दो अक्षांश रेखाओं के मध्य दो क्रमागत अक्षांश होना चाहिए। ठीक है, चलिए सुधार लीजिएगा, दो क्रमागत अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है, 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जोन। ठीक है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है और इसे जोन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा अन्य किस नाम से जानी जाती है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये उत्तरी अक्षांश रेखा को हम लोग 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, इसको हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानेंगे। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम लोग मकर रेखा के नाम से जानेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा अन्य किस नाम से भी जानी जाती है ना? मकर रेखा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण की चाल। तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण की चाल कैसी होती है? आपका आंसर क्या होगा? हमेशा एक समान? गलत है। ठीक है, क्या हो जाएगा? अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकट हो। जब पृथ्वी सूर्य के निकट पहुंचती है तो उस समय पृथ्वी के परिक्रमण की चाल क्या होती है? वो अधिकतम हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी में ऋतु परिवर्तन होता है। तो पृथ्वी में ऋतु परिवर्तन कब होता है? तो पृथ्वी में ऋतु परिवर्तन होता है परिक्रमण के कारण, यानी कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है जिसके कारण ऋतु परिवर्तन होता है। और किसके कारण? अपने कक्षीय झुकाव के कारण। ठीक है, अपने कक्षीय झुकाव और परिक्रमण, ये दोनों के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। और घूर्णन के कारण क्या होता है? घूर्णन के कारण दिन होता है, या फिर कह सकते हैं 24 घंटा जो दिन रात होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, उपसौर की घटना किस तिथि को घटित होती है? तो उपसौर की घटना घटित होती है 3 जनवरी। उपसौर मतलब नजदीक, सूर्य और पृथ्वी नजदीक होगा 3 जनवरी को। ठीक है, सर्वाधिक नजदीक होगा। अपसौर किस तिथि को होता है? तो अपसौर मतलब हो जाएगा सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी हो जाएगा 4 जुलाई को। ठीक है, याद रखिएगा, उपसौर क्या हो जाएगा? उपसौर की घटना 3 जनवरी को घटित होगी। ठीक है, और अपसौर की घटना घटित होगी 4 जुलाई को। ठीक है, उपसौर अपसौर 3 जनवरी 4 जुलाई। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब सूर्य का प्रकाश लंबवत रूप से विषुवत रेखा पर पड़ता है तब दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, क्या होता है? जब सूर्य का प्रकाश लंबवत रूप से विषुवत रेखा पर पड़ता है तब दिन और रात बराबर होते हैं। और ये क्या होता है? ये वर्ष में 2 बार होता है। ये वर्ष में 2 बार होता है। कब कब? ठीक है, कब कब होगा? तो ये हो जाएगा आपका 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर। और जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? जिसको हम लोग वसंत विषुव और शरद विषुव के नाम से जानते हैं। 21 मार्च को क्या होता है? वसंत विषुव। ठीक है, 21 मार्च को होता है बसंत विषुव और 23 सितंबर को होता है शरद विषुव।
ठीक है, 23 सितंबर को होता है शरद विषु। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। क्या हो जाएगा, जब सूर्य का प्रकाश लंबवत रूप से विषुवत रेखा पर पड़ता है तब दिन और रात बराबर होते हैं, और ये वर्ष में 2 बार होते हैं। कब कब होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च वसंत विषु और 23 सितंबर शरद विषु। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस दिन सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है। तो सूर्य की किरणें 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध यानी कि कर्क रेखा में लंबवत किस दिन पड़ती है, 21 जून को। ठीक है, 21 जून, 21 जून को, 21 जून को। ठीक है, सूर्य की किरणें 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध यानी कि कर्क रेखा पर लंबवत रूप से पड़ती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस तिथि को सूर्य की किरण मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है। किस तिथि को सूर्य की किरण मकर रेखा यानी कि 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो किस तिथि को सूर्य की किरणें मकर रेखा यानी कि 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में लंबवत गिरती है, तो ये हो जाएगा आपका 22 दिसंबर। ठीक है, 22 दिसंबर। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कर्क संक्रांति के बारे में सत्य है। तो कर्क संक्रांति किसे जाना जाता है, कर्क संक्रांति के नाम से किसे जाना जाता है, तो याद रखिएगा कर्क संक्रांति हम लोग उसे बोलेंगे जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती थी। ठीक है, कब, 21 जून को ना, 21 जून, 21 जून यानी कि 21 जून को जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पे लंबवत गिरती थी, उसको हम लोग कर्क संक्रांति के नाम से जानेंगे। ठीक है, और इस दिन कर्क संक्रांति के दिन यानी कि 21 जून को क्या हो जाएगा, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन हो जाएगा। बड़ा दिन हुआ तो रात छोटी हो जाएगी, और सेम डे, ठीक है, उसी दिन यानी कि 21 जून को ही, ठीक है, ये 21 जून को ही, 21 जून को ही, 21 जून को ही दक्षिणी गोलार्ध में छोटा दिन और बड़ी रात हो जाएगी। ठीक है, यानी कि दोनों सत्य होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और छोटी रात कब होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन और छोटी रात कब हो जाएगा, ये होगा आपका मकर संक्रांति के दिन। ठीक है, मकर संक्रांति के दिन, और ये किस दिन पड़ेगा, ये पड़ेगा आपका 22 दिसंबर। ठीक है, 22 दिसंबर। जब सूर्य की किरणें, जब सूर्य की किरणें लंबवत रूप से, लंबवत रूप से जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर पड़ती है, तो उसको हम लोग मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। इस दिन क्या होता है, इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और छोटी रात होती है। ठीक है, और उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन वो बड़ी रात होती है। ठीक है, ये चीज है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है। तो हम लोग अक्षांश रेखा के बारे में जान चुके थे। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी थी, 181, और यहाँ पर है कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है। तो कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, ठीक है, ये देखिए ये। ठीक है, अगर इसमें देशांतर रेखाएं खींची जाए ऐसा, ठीक है, ऐसा कुछ अगर खींची जाए देशांतर रेखाएं, तो ये आपका हो जाएगा, पूर्व तरफ अगर चलेंगे हम लोग, पूर्व की ओर चलेंगे, तो पूर्व की ओर चलने पर हम लोग को मिलेगा 180 देशांतर रेखाएं। ठीक है, और पश्चिम की ओर जब हम लोग चलेंगे, तो पश्चिम की ओर चलने पर हम लोग को मिलेगा 180 देशांतर रेखाएं। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 180 और 180 यानी कि 360 देशांतर रेखाएं कुल है। ठीक है, तो कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, तो कुल देशांतर रेखाओं की संख्या हो जाएगी 360। ठीक है, 360 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, दो क्रमागत देशांतरों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। तो दो क्रमागत देशांतरों के बीच की दूरी को कहा जाता है गोरे। ठीक है, हम लोग दो क्रमागत ये आपका अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते थे, तो दो क्रमागत अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को हम लोग जोन कहते थे। ठीक है, और दो क्रमागत देशांतरों के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, गोरे कहेंगे। ठीक है, चलिए, और ये अधिकतम कहाँ होता है, ये आपका अधिकतम होता है, देखिए अक्षांश रेखाएं क्या होती है, अक्षांश रेखाएं समांतर होती थी, लेकिन देशांतर रेखाओं में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, देशांतर रेखाएं आपकी समांतर रेखाएं नहीं है। ठीक है, इनका साइज, इनका आकार जो है ये भी कम, इनके बीच की दूरी जो है ये भी कम ज्यादा होती है। ठीक है, चलिए, तो ये चीज है, दो क्रमागत देशांतरों के बीच की दूरी को हम लोग गोरे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो क्रमागत देशांतरों के बीच अधिकतम और न्यूनतम दूरी क्रमशः। तो अधिकतम दूरी कब होती है, तो ये जो हम लोग का अगर मान लिया जाए ग्लोब है, इसमें अगर हम देशांतर रेखाएं खींचते हैं, तो ये जो अधिकतम दूरी, दो देशांतरों के बीच जो अधिकतम दूरी होगी, ये होगी आपका विषुवत रेखा में। ठीक है, विषुवत रेखा में होगी दो देशांतरों के बीच अधिकतम दूरी।
और ध्रुवों पर क्या हो जाएगी, सबसे न्यूनतम दूरी होगी। ठीक है, तो दो क्रमागत देशांतरों के बीच अधिकतम दूरी कहां पर होगी, दो क्रमागत देशांतरों के बीच अधिकतम दूरी होगी विषुवत रेखा पर। ठीक है, अधिकतम दूरी होगी विषुवत रेखा पर और न्यूनतम दूरी कहां पर होगी, ध्रुवों पर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, विषुवत रेखा और ध्रुवों पर। ठीक है, अधिकतम दूरी विषुवत रेखा पर और न्यूनतम दूरी ध्रुवों पर। ठीक है, चलिए, और विषुवत रेखा पर अधिकतम दूरी कितनी होती है, तो ये आपको याद रखना है 111.3 किलोमीटर। ठीक है, 111.3 किलोमीटर। और ध्रुवों पर जो होती है 0 किलोमीटर होती है, क्योंकि वहां से निकलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है 180 डिग्री देशांतर का अन्य नाम क्या है, तो 180 डिग्री देशांतर का अन्य नाम क्या है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधान तिथि रेखा। ठीक है, 180 डिग्री देशांतर को हम लोग प्रधान तिथि रेखा के नाम से जानेंगे। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित होता है, अगर देखा जाए ऐसा अगर खींच दिया जाए तो ये हो जाएगा आपका 0 डिग्री देशांतर, और जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे ये हो जाएगा 180 डिग्री देशांतर। ठीक है, 180 डिग्री देशांतर। तो 180 डिग्री देशांतर का अन्य नाम क्या है, 180 डिग्री देशांतर का अन्य नाम है प्रधान तिथि रेखा, और 0 डिग्री देशांतर का प्रधान समय रेखा। ठीक है, 180 डिग्री देशांतर का अन्य नाम प्रधान तिथि रेखा। चलिए, अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा जो ग्रीनविच से होकर गुजरती है कौन सी है, तो 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर रेखा ये अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है जो कि ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है विश्व को कितने समय जोनों में बांटा गया है, तो पूरे विश्व को 24 यानी कि 24 समय जोनों में बांटा गया है। ठीक है, 24 समय जोनों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है 15 डिग्री पूर्व में बढ़ने पर, 15 डिग्री देशांतर पूर्व में बढ़ने पर समय में क्या परिवर्तन होता है, तो जैसे जैसे हम लोग 15 डिग्री देशांतर पूर्व की ओर बढ़ेंगे, ठीक है, 15 डिग्री देशांतर पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो समय में क्या हो जाएगा, 1 घंटे की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग पूर्व की ओर बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम लोग पूर्व की बढ़ेंगे तो समय में क्या होगा, वृद्धि होगी, और जैसे जैसे हम लोग पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो समय में क्या होगा, कमी होगी। ठीक है, 1 डिग्री देशांतर पूर्व में बढ़ने पर 4 मिनट की वृद्धि होती है, और 1 डिग्री देशांतर पश्चिम में बढ़ने पर क्या हो जाएगा, 4 डिग्री की कमी होती है। ठीक है, और इसमें डेट में भी वही कुछ इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि सेम टाइम अगर ये 0 डिग्री है, इसको हम ये कर दिए, ठीक है, अलग कर दिए। चलिए, तो सेम टाइम में अगर पूरब ये पूर्वी तरफ, ठीक है, पूर्वी देशांतर तरफ में अगर 3 जनवरी हुआ है, मान लेते हैं 3 जनवरी है, ठीक है, तो सेम टाइम ये जो हो जाएगा पश्चिमी देशांतर में आपका डेट होगा 2 जनवरी। ठीक है, ये कुछ है। ठीक है, चलिए, और समय में भी ऐसा देखने को मिलता है, जैसे कि 15 डिग्री पूर्व में बढ़ने पर समय में क्या परिवर्तन होगा, 1 घंटे की वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 1 घंटे की वृद्धि होगी। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है यदि ग्रीनविच में सुबह के 5 बजे हो तो उसी वक्त भारत का समय होगा, तो ग्रीनविच में सुबह के 5 बजे हैं तो भारत का समय क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि भारत जो है ग्रीनविच से कितना आगे है, 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, 5.5 घंटा आगे है, 5 साढ़े 5 घंटा आगे है। ठीक है, तो ग्रीनविच में अगर 5 बज रहे हैं तो भारत में समय कितना हो रहा होगा, भारत में समय हो रहा होगा 5 5 10 30 यानी कि 10 बजकर 30 मिनट। ठीक है, और हम लोग का भारत कहाँ स्थित है, अच्छा मतलब भारत से होकर जो रेखा गुजरती है ये आपका तिथि रेखा जो गुजरती है, सॉरी समय रेखा जो गुजरती है, कौन सी समय रेखा गुजरती है, तो ये हो जाएगा 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा भारत से होकर गुजरती है। ठीक है, और जिसके कारण क्या होता है, इसमें आपको 5.5 डिग्री आगे देखने मिलता है। ठीक है, ग्रीनविच से। चलिए, आगे अंतिम क्वेश्चन है किस महादेश से होकर कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा गुजरती है, तो किस महादेश से होकर कर्क, मकर और विषुवत रेखा ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं, तो ये हो जाएगा आपका अंध महाद्वीप यानी कि अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका महादेश से होकर या फिर महाद्वीप से होकर कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा गुजरती है। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है।